जेल में राम रहीम जिस हनीप्रीत को लेकर रोता है, जो अब तक की सबसे रहस्यमय लड़की बनी है, जो हरियाणा पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली है, उस हनीप्रीत के साथ आखिरी वक्त तक रहने वाले शख्स को इंडिया न्यूज ने ढूंढ निकाला है। उस शख्स ने कहा था कि हनीप्रीत हमारे साथ रात करीब 11 बजे तक रही, 30 से 40 मिनट तक रही, लेकिन उसके बाद एक इनोवा गाड़ी आई और हनीप्रीत को ले गई। ये गाड़ी डेरे के कहने पर आई थी, डेरे के प्रबंधक के कहने पर आई थी। ये गाड़ी डेरे की गाड़ी थी जिसने ये नहीं बताया कि वो हनीप्रीत को कहां ले जा रही है। हम ये भी बता दें कि सूत्रों की खबर है कि हनीप्रीत के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन नजफगढ़ के दिल्ली के नजफगढ़ में पाई गई है और उसके बाद से उसका फोन लगातार बंद चल रहा है। हनीप्रीत को लेकर चारों तरफ छानबीन हो रही है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश गई है हरियाणा पुलिस, वो उससे शक है कि वो नेपाल भाग गया है। नेपाल में पूछताछ की जा रही है। हनीप्रीत को लेकर आईबी का अलर्ट है कि हनीप्रीत को कोई मार सकता है। ये भी एक्सपोज हो चुका है कि अब डेरे ने ही हनीप्रीत को भगाया था। ये साबित हो रहा है इस शख्स की गवाही से। इस शख्स को ढूंढ निकाला है हमारे सहयोगी राजीव शर्मा ने। सिरसा से हमारे जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी वरुण जैन, जो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या मिला है डेरे से और क्या क्या रहस्य हो सकते हैं सामने। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर 14 दिन तक ढील क्यों दी गई राम रहीम को, और क्या उसने सबूत मिटवाए, क्योंकि डेरे में उसका पूरा सिस्टम काम कर रहा था। अब हम बताते हैं कि इस शख्स का क्या कहना है। हनीप्रीत को ले जाने वाले शख्स ने बताया कि हनीप्रीत को ले जाने से उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन डेरा की प्रबंधक विपाशना के दबाव के बाद वो हनीप्रीत को लेने चला गया। इस शख्स ने यह भी बताया है कि 25 अगस्त से पहले वो कभी हनीप्रीत से नहीं मिला। हनीप्रीत को लेकर उसे बस एक जगह तक ड्रॉप करना था और उसका क्या कहना है कि हनीप्रीत के बारे में वो सिर्फ इतना जानता था क्योंकि डेरे की जो पुस्तक छपती थी, सच कहूं या सच्ची बात या सच्ची बातें सिखाऊं, ऐसा कोई नाम था उस पुस्तक का, और उसके अंदर हनीप्रीत की फोटो आती रहती थी। वो हनीप्रीत को नहीं जानता था। उस शख्स ने क्या कहा, आइए सबसे पहले आपको वो सुनवा। इनोवा ग्रे कलर की कोई गाड़ी आई थी तो उसमें वो बैठ गए थे। पर वो जितेंद्र और वेद प्रकाश जी के आपके साथी थे उस दौरान भी? हाँ, जितेंद्र और वेद प्रकाश जी उस समय साथ में थे, क्योंकि रात का समय हो चुका था। जितेंद्र का तो कोई रिलेटिव रहता है यार रोहतक में, वो अपने घर वहां चले गए, और वेद प्रकाश जी का पता नहीं वो कहाँ गए, कैसे गए, किसके पास गए। वो उनके साथ में गाड़ी में थे, वो वापस चले गए। शायद हो सकता है जितेंद्र ने उनको कहीं छोड़ा हो, मुझे नहीं पता कहाँ छोड़ा है, लेकिन उस समय वहीं थे। उसके बाद कहाँ थे मुझे नहीं पता कहाँ। जो लोग लेने आए थे हनीप्रीत को, वो लोग कितने लोग थे और कैसे थे? वो 3 लोग थे जी। एक ड्राइवर था शायद गाड़ी का, ड्राइवर कहेंगे, और 2 लोग और साथ में थे जिनका नाम प्रदीप और नंद जी था। तो कहानी ये हुई कि उसके बाद वो पर्चा सामने आ गया जिसमें आपके साइन थे, और लिहाजा इसको लेकर आपसे फिर बातचीत शुरू हो गई। जिसके बारे में पुलिस ने भी काफी हम ये भी कहेंगे टॉर्चर भी किया, ये भी कहेंगे टॉर्चर किया, क्योंकि मेरे घर पे सील विल कर दिया, मेरे बच्चों को तलाशी उलाशी, मेरे घर का सारा सामान उल्टा सीधा, और मेरी गाड़ी वाड़ी का जो भी, और हमारे जो रिलेटिव और भी थे उनके भी घरों की तलाशी ली गई, शायद यहाँ छुपाई गई, जबकि हमने उनको बोल दिया था कि वो एज ए मजबूरी के तौर पर 10-15 मिनट यहाँ पर आए, ऐसा हमारा कोई लेना देना नहीं था और ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था उनका आने का, हमें तो पता भी नहीं था। और जैसे हम बता रहे हैं बार बार कि 26 तारीख को शनिवार को मेरी माता जी की 13वीं थी मदर की, तो हम सारे वहीं थे। अगले दिन में वहीं सुबह 7 बजे मैं चला गया। जाना तो मुझे रात को था, लेकिन रात को उनकी वजह से, मैं लेट होने की वजह से हम सुबह ही 7 बजे यहाँ से चले गए। मतलब जितना कुछ भी था ये सब अनजाने में आपके ऊपर? हाँ, जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ, और वो सारा कुछ जानबूझ के सिर्फ पेपर में नाम होने की वजह से वो सारा मेरे ऊपर थोप दिया गया। उसके बाद से हनीप्रीत, ना उन दोनों नंद जी, प्रदीप जी, ना वेद प्रकाश और जितेंद्र, किसी से कोई संपर्क नहीं है? उसके बाद से मेरा कोई संपर्क नहीं है। उसके बाद से ना मेरे को आज तक जितेंद्र से बात हुई है, ना ही मेरे को आज तक वेद प्रकाश से बात हुई है, और ना ही, क्योंकि इससे पहले भी ज्यादा मेरे से नोन नहीं था। खासतौर पे जो नंद जी थे या हनी जी थी या जो प्रदीप जी थे, इनसे तो मैं बिल्कुल ही नोन नहीं था। वो तो सिर्फ ये फोन पे बात हुई, जिन्होंने फोन किया उन्होंने बताया, उनका रेफरेंस दिया कि वो लोग आ रहे हैं, और वो आपस में एक दूसरे को जानते थे। हनी जी भी वो एक दूसरे को जानते थे, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और उनको बुला हमें बाकायदा बताया गया था कि जो लोग आ रहे हैं।
तो वो आए उनको लेके चले गए। इससे पहले मेरा कोई वास्ता नहीं था, और उसके बाद भी मेरा पूछने का कोई मतलब नहीं बनता था कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कहाँ जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे। हमने सिर्फ आपको बताया कि मैं तो उसमें भी मजबूरी बनी बता चुका था कि मैं इसमें मजबूरी में हूँ, कल मेरी माता की 13वीं है। तो उस बात को देखते हुए मैं पहले ही हम घर में माहौल ठीक, आपको पता है उसमें भी कैसा होता है, घर में जब मदर एक्सपायर हो जाए तो कैसा माहौल होता है। लेकिन सिर्फ मजबूरी के वे पे के भी वो उन्होंने जब हमें ये बताया कि रात का समय, और ये बात भी सभी को पता है कि सुनहरा जेल रोहतक से काफी दूर पड़ती है, सुनसान एरिया है, रास्ता बिल्कुल सुनसान है वहाँ का, और रात के समय अंधेरा काफी हो जाता है वहाँ। लाइटिंग जो उस बाईपास वगैरह पर लाइट वगैरह फैसिलिटी नहीं है। तो इस वजह से सिर्फ ये सोच के चलो भाई गुरुजी की बेटी है वहां पर खड़ी है, तो हम भी चलो फॉलोवर है उनके, चलो कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते ये फर्ज बनता है कि अकेली लड़की वहां खड़ी है, उसकी हेल्प कर देते हैं। जब तक उनकी गाड़ी आ रही है हम वहां पहुंच के उनको ले लेते हैं, उनको भेज देंगे। लेकिन बाद में सारा ड्रामा बना दिया जाता है और हमारे ऊपर वैसे ऐसे ब्लेम लगा दिए जाते हैं। उसको पुलिस ने काफी पूछताछ की, कई बार बुलाया, कई बार मतलब घर में तलाशी वलाशी, तो काफी सीन रहा। तो उसमें भी मतलब घर में काफी परेशानी हुई। डेरे के साथ आप कब से जुड़े रहे? डेरे से जुड़े से 10-15 साल तो कम से कम हो चुके हैं। हाँ जी। जाते रहते थे सिरसा और जाते रहते थे गुरसर मोरिया? नहीं, गुरसर मोरिया हमारा कोई लेना देना नहीं था। गुरसर मोरिया हम कभी नहीं गए, क्योंकि सत्संग में हमारा जाना आना होता था। हम बिजनेसमैन आदमी है, छोटा सा मेरा काम है, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, हैंड टू माउथ वाला काम है। तो संडे को जैसे फ्री होता है थोड़ा सा आदमी, तो संडे को ही सत्संग होता था ज्यादातर। तो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जैसे भी समय लग पाता था, तो हम संडे को सुबह जाते थे, शाम को सत्संग सुन के जैसे लाखों करोड़ों लोग जाते थे, तो वैसे ही सुबह गए शाम को आ गए। इससे ज्यादा हमारा कोई टच नहीं था। और गुरसर मोरिया कहें तो खासतौर पे गुरसर मोरिया में आज तक नहीं गया कभी। जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे, वो फोन में आप पिक दिखा रहे थे, तो मैं मुझे उसके बारे में भी नहीं, ये सुना जरूर है क्योंकि हमारी एक मैगजीन आती है सच्ची शिक्षा करके, उन चीजों में ये चीजें आती है, कई बार इनकी पिक्चर वगैरह आती है, तो कुछ है। बाकी मैं कभी सिरसा के अलावा कहीं नहीं गया, गुरसर मोरिया वगैरह या और जो बाहर डेरे हैं मैं कभी नहीं गया, उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं। इन्होंने अपनी पूरी कहानी बता दी। इनका ये कहना है कि केवल उस एक अंडरटेकिंग के साइन के चलते इनको तमाम परेशानियां झेलनी पड़ी। इनकी कोशिश तो थी कि किसी की मदद कर सके, और वो भी डेरे की संचालिका की तरफ से, जो इस वक्त देख रही थी, उनकी तरफ से फोन आने के बाद। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि उसके बाद इन्हें इतनी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तमाम उस कहानी को जब से हनीप्रीत को इन्होंने लिया, अपने घर पर लाए, एक एक कहानी हमारे साथ साझा की है, और सिर्फ यही कहना है कि ये तो अनजाने में ही इस सारे झमेले में फंस गए, जिसका इनको बहुत कुछ नुकसान भी हुआ है, बहुत कुछ परेशानियां भी इनको झेलनी पड़ी है। तो इसका कहना है कि सिर्फ डेरे की संचालिका विपाशना के कहने पर उन्होंने ये काम किया, हनीप्रीत को एक ऐसी लोकेशन तक पहुंचाया जहां डेरा से तथाकथित तौर पर आने वाले लोग उसे ले जाने वाले थे। सबसे पहला खुलासा, विपाशना को पता था हनीप्रीत कहां भागी। विपाशना ने हमारे कैमरे पर हमारे सहयोगी वरुण जैन से बोला है कि हनीप्रीत जो है, हनीप्रीत कब भागी, कैसे भागी, मुझे पता नहीं था। आखिरी बार हनीप्रीत हेलीकॉप्टर में देखी गई। हेलीकॉप्टर में वो बाबा के साथ बैठी थी, राम रहीम के साथ बैठी थी, और इस बात पर बड़े सवाल उठे थे कि एक तथाकथित मुंह बोली बेटी, जिसको मुंह बोली बेटी राम रहीम कहता था, वो आखिरकार सरकारी हेलीकॉप्टर में एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ कैसे बैठ गई। अब हनीप्रीत के बारे में तरह तरह की कहानियां सामने आ रही है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं एक आइडेंटिफाइड लोकेशन से। राजीव हमें यह बताएंगे, और साथ ही साथ अमित भारद्वाज जुड़े हैं, जो जुड़े हैं हमारे साथ सिरसा से, जहां पर आज डेरे का सर्च ऑपरेशन हुआ है। हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या क्या मिला था डेरे के अंदर, हम बताएंगे आपको। 9 से 10 में ये पूरी खबर पर हम रहेंगे, ये बताएंगे कि डेरे से क्या क्या मिला है, हमारे पास क्या क्या एक्सक्लूसिव फुटेज है। लेकिन राजू, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस शख्स को कैसे ढूंढा। हम जानते हैं, हम उसका नाम नहीं रिवील कर रहे हैं ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो सके, क्योंकि वो आपसे बात करने से भी कतरा रहा था। यकीनन दीपक जी, इस शख्स तक पहुंचने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन जब हमें इसकी जानकारी मिली और हम इस शख्स के पास तक पहुंचे, तो जर्नलिज्म के या पत्रकारिता के कुछ बेसिक उसूल होते हैं, हु, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन। इन सब पर अगर काम किया जाए तो आपको वो लिंक मिलते चले जाते हैं। सड़क से लेकर उस गली तक हमने कम से कम 4 लोगों से इस शख्स के बारे में जानने की कोशिश की दीपक जी, और सभी ने हमको नाम सुनते ही इस खुलासे
पैसे से या इस तमाम चीजों से जुड़े हुए सवाल करने शुरू कर दिए। हमारा पहला सवाल था कि क्या ये शख्स अपने घर पर मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो दूसरे शख्स के पास हम गए थे ढूंढने के लिए, उसके परिवार वालों को पिछले 5-6 दिन से यही नहीं पता है कि वो शख्स है कहां। हालांकि वो शख्स कई कई दिनों में अपने घर पर आता है, लेकिन उसका घर वीरान पड़ा हुआ है। इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ कॉशियस थे, सचेत भी थे, लिहाजा धीरे धीरे पूछते हुए पहुंचे। और जब घर के गेट पर पहुंचे तो सबसे पहले ये शख्स हम पर ही नाराज हो गया कि आप लोगों के चलते मुझे परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन जब इससे काफी कुछ हमने संयत करके बात की, तब इसने वो सारे खुलासे किए दीपक जी जो हमारे सामने अब है। तब इसने ये खुलासा किया कि पहला फोन इसको विपश्यना का आया था और वो शाम को आया था। यह कतई नहीं जाना चाहता था क्योंकि घर में मातम का माहौल था, लेकिन इस पर लगातार इस बात का दबाव बनाया गया क्योंकि आप आसपास के जानकार हैं, लिहाजा आपको पहुंचना जरूरी है। वहां पर वो लड़की अकेली है, बेटी अकेली है, रास्ता देखने में परेशानी हो रही है, और उसके बाद ही ये शख्स वहां गया था। तो तमाम चीजें हमने सड़क से, शहर के सड़क से और इसकी गली तक तय की, और इसके घर तक पहुंचते पहुंचते हम इस बारे में 100% सुनिश्चित हो चुके थे कि वही शख्स है जिससे अंडरटेकिंग लिखवाई गई और उसके बाद जिसके हवाले हनीप्रीत को कर दिया गया। लेकिन ये शख्स यहां पर मजबूर हो जाता है कि अब हनीप्रीत कहां है। दीपक जी, हनीप्रीत अब कहां है? मैं ये जानना चाहता हूं राजीव कि हनीप्रीत इतनी रहस्यमयी शख्स क्यों बन चुकी है, क्यों उसे तथाकथित उत्तराधिकारी माना जा रहा था, और क्यों डेरा आज तक उसके बारे में झूठ बोल रहा है कि उन्हें नहीं पता हनीप्रीत कहां है। मैं फिर बता दूं दर्शकों को, हनीप्रीत का मोबाइल जो आखिरी में ट्रेस किया गया है, उसकी अंतिम लोकेशन दिल्ली के नजफगढ़ के पास मिली है। राजीव, यकीनन तमाम राज थे डेरे के, तमाम राज थे जो कि हम तमाम दृश्यों में भी देख चुके हैं दीपक जी, जहां पर हनीप्रीत सीधा सीधा दखल रखती थी डेरे में। यहां पर मैं एक खास बात बताना चाहता हूं, जेल पर बुलाया गया था इस शख्स को। कहां से बुलाया गया ये जाहिर करना ठीक नहीं है, लेकिन इस शख्स ने अपनी बातों में हमें साफ किया कि जब ये जेल पहुंचा, तमाम ना नुकुर के बाद ये जेल पहुंचा कि ये वहां पहुंच रहा है, तो वहां पर 2 लोग पहले से मौजूद थे जिनके नाम भी पुलिस के पास हैं। वो लोग वहां पर मौजूद थे जिसमें से एक शख्स गाड़ी लेकर आया हुआ था और दूसरा शख्स इसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि पहला फोन, या यूं कहो कि 2-3 फोन पहले से शख्स के पास आ चुके थे कि आपका पहुंचना बहुत जरूरी है, आप इलाके को जानते हैं। जब ये वहां पर गया और इससे पुलिस वालों ने पूछा कि आप किस लिहाज से यहां पर आए, तो इसने अपना परिचय दिया कि मैं डेरे से 15 साल से जुड़ा हुआ हूं और मुझे तमाम फोन आए हुए हैं यहाँ पर। पुलिस अधिकारियों ने इसके तमाम क्रेडेंशियल्स की जांच की। उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हाँ, हम आपको ले जाने देते हैं, लेकिन उससे पहले हनीप्रीत से भी पूछा, जैसा कि इस शख्स का कहना है। हनीप्रीत ने इस बात में अपनी नासमझी जाहिर की कि मैं इस शख्स को जानती हूं या नहीं जानती हूं, यानी हनीप्रीत ने मना कर दिया जानकारी से। तो उसके बाद फिर हनीप्रीत को यह कहा गया कि आखिर आप किसके फोन से ये बात मानेंगी कि ये शख्स आपको यहाँ पर लेने आया है। लिहाजा इनके साथ खड़े हुए दूसरे शख्स के पास फोन आता है और उसमें बात कराई जाती है। इशारा इस शख्स का विपश्यना की तरफ था, यानी किसी और के फोन के जरिए विपश्यना संपर्क में थी। और उसके बाद जब हनीप्रीत ने अपनी हामी भर दी, तब पुलिस वालों ने कुछ देर के लिए रोका, और उसके बाद जब पुलिस वालों ने तमाम चीजें तय कर ली, सवाल ये पूछा गया कि आप ले कैसे जाएंगे, आप इतनी दूर आए हुए हैं। इसने कहा हमारे पास अपनी गाड़ी है, जो हमारे साथ है उनकी गाड़ी है। गाड़ी जेल से कुछ दूरी पर खड़ी की जाती है। उस गाड़ी को बाद में अंदर की तरफ बुलाया गया और फिर उस गाड़ी में बैठाया गया। यह दावा इस शख्स का है कि उस गाड़ी को अंदर की तरफ बुलाया गया काफी, फिर उसमें बैठाया गया। उसके बाद ये लोग वहां से निकले हैं। फोन का इंतजार करते रहे कि अब अगला फोन आएगा और उस फोन के जरिए पता चलेगा कि कहां छोड़ना है, क्योंकि ये शख्स लगातार कह रहा था कि मुझे अपने घर जाना है, मेरे घर में हालात मातम के हैं और मैं नहीं रुक सकता, देर का वक्त है। लेकिन क्योंकि अब गुरुजी की बेटी, जिसकी बात लगातार फोन पर विपश्यना ने कही थी, वो साथ में थी, लिहाजा गाड़ी में ले जाना उसको एक मजबूरी बन गया था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब कोई फोन नहीं आया, तो मजबूरी में इस शख्स को उन दोनों के साथ, जो शख्स वहां थे, और हनीप्रीत को लेकर अपने घर आना पड़ा। साफ साफ अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस शख्स का यह दावा है, शख्स कह रहा है कि मैं लेकर आया और 40 मिनट तक हनीप्रीत अकेले में कमरे में बैठी रही। क्या सोचती रही, क्या कहती रही, ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो जरूर बहुत परेशान दिख रही थी, क्योंकि इस शख्स का घर था और ये देख पा रहा था। तो इस शख्स ने उसके बाद
इंतजार किया 40 मिनट तक कि आखिर किसी तरह से कोई संपर्क हो, क्योंकि जिस घर में मातम की स्थिति है वहां पर तमाम लोग हैं, वहां पर इस स्थिति में हनीप्रीत को रखना भी ठीक नहीं था। आखिरकार इसके पास फोन आने शुरू हुए और वो फोन उस गाड़ी वालों के थे जो गाड़ी लेने आने वाली थी। इस शख्स का कहना है कि एक के बाद इसे कई फोन आए, इससे लोकेशन पूछी जाती रही और तो ये कहा जाता रहा कि आप अपनी गाड़ी से अब निकलिए और इस लोकेशन पर आकर हमें मिलिए। एक सेफ लोकेशन की भी बात इससे पूछी गई कि कौन सी सेफ लोकेशन हो सकती है। इस शख्स ने सेफ लोकेशन बताई आसपास की रोड पर कि यहाँ सेफ हो सकता है, क्योंकि ये शख्स टीवी भी देख रहा था और हालात की गंभीरता को भी समझ रहा था। डेरे का अनुयायी था, डेरे में लगातार काम करता था, लिहाजा इसने जगह बताई और वहां पहुंचा। वहां पर एक गाड़ी आती है। हालांकि यह शख्स इस बात को साफ करता है हमारे साथ कि जब इसने ये पूछा कि वो लोग कहां से आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता तय करने में आसानी होगी, तो उन लोगों ने साफ कहा कि हम गोहाना की तरफ से कहीं से चले हैं, लेकिन कहां से ये साफ नहीं कर पाएंगे, आप अपनी लोकेशन हमें बताते रहिए। आखिरकार वो गाड़ी उस जगह आती है, दो लोग गाड़ी से उतरते हैं, लेकिन एक गाड़ी में लगातार बैठा रहता है। वो दो लोग अपना नाम नंद जी और प्रदीप बताते हैं और ऐसा भी इस शख्स का कहना है कि हनीप्रीत उनको जानती भी थी। लिहाजा जब आमने सामने की बात हो जाती है और हनीप्रीत तैयार हो जाती है तो हनीप्रीत उस ग्रे कलर की इनोवा में बैठ जाती है। जल्दबाजी और यकीन के चलते शख्स उस गाड़ी का नंबर नहीं नोट कर पाता है, लेकिन इतना जरूर पूछता है कि आखिर जाएंगे किधर जब रात इतनी देर हो रही है। उन्होंने बस इतना कहा कि हम हिसार की तरफ कहीं निकल रहे हैं, लेकिन कहां वो नहीं हो पाता। तो ये कड़ियां ये शख्स लगातार जोड़ रहा है। यानी इस शख्स से शाम से लगातार बात शुरू होती है विपश्यना से, उसके बाद गाड़ी वालों से लगातार बात होती है और अगर गाड़ी वाले हनीप्रीत को ले लेते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जाना कहां है उस बारे में डेरे की तब भी संचालिका या जो संभाल रही है विपश्यना, उन्हें पता ना हो। हालांकि पता होना जरूरी भी नहीं है, लेकिन जो कड़ियां मिलती हैं उससे ये साफ है कि उन्हें पता था कि अब ये आगे का रास्ता कहां तय करने वाले हैं। और उसके बाद वो गाड़ी ओझल हो जाती है। रात करीब 11:30 बजे का वक्त है जब ये शख्स अपने घर चला आता है और उसके बाद हालात कुछ यूं करवट लेते हैं, जब चीजें सामने आती हैं और हनीप्रीत का पता नहीं चलता तो उसके बाद सारा कुछ जीरो इन हो जाता है इस शख्स के ऊपर। यकीन मानिए ये शख्स इस वक्त डर के सर्वोच्च लेवल पर है। दीपक जी, आपने ये कहा कि विपाशना ने इसको फोन किया, क्या इसने एक्सप्लेन किया कि विपाशना की इससे आखिरी बार बात कब हुई? क्योंकि इसने कहा कि अब गाड़ी वालों के फोन आने लगे, जो गाड़ी उसको पिक करने आ रही थी। और हनीप्रीत का बॉडी लैंग्वेज इसके घर में क्या था? इसका कहना है कि 30 से 40 मिनट तक हनीप्रीत उसके साथ रही, मौजूद रही। तो मुझे ये जानना है कि हनीप्रीत का बॉडी लैंग्वेज कैसा था? 7 बजे का समय ये बता रहा है जब लगातार इसके पास फोन आने शुरू हुए विपश्यना के। 3 से 4 फोन की ये बात कर रहा है और इससे 3 से 4 फोन की बात यहां पर मैं यूं कह रहा हूं जो इस शख्स ने हमसे कहा कि ये लगातार मना कर रहा था। इसको दूसरी तीसरी फोन कॉल में ये बात बताई गई कि कई लोगों को यहां पर ट्राई करने की कोशिश की गई, लिहाजा वो नहीं आ सकते। आप चूंकि जानते हैं इसलिए आपको आगे बढ़ना ही होगा डेरे के लिए। लिहाजा ये आगे बढ़ा और जेल की सारी जो कवायद है उसे पूरी करके जब घर में लाया, इसने साफ कहा विपश्यना बात नहीं, हनीप्रीत बात नहीं कर रही थी, चुपचाप कमरे में बैठी हुई थी, कुछ बड़बड़ा रही थी या इधर उधर देख रही थी और शायद वो इंतजार कर रही थी वक्त का। समय भी लगातार देख रही थी क्योंकि रात का वक्त हो गया था। एक अनजान सा घर था जहां हनीप्रीत सबसे पहले आई थी। उसके बाद जब इस शख्स ने गाड़ी वालों के फोन आने शुरू हुए, इसने साफ किया है दीपक जी कि उसके बाद आने के बाद विपश्यना का फोन नहीं आया। फिर उसके बाद गाड़ी में जो लोग थे वो इसके नंबर पर इससे बात करते रहे। ये बात साफ हो सकती है कि वो कौन से नंबर थे जिससे इस शख्स के नंबर पर बात की गई। अगर उन नंबरों को ट्रेस किया जा सकता है तो शायद उन नंबरों की ट्रेल भी पकड़ी जा सकती है कि हिसार कह के वो लोग गए किस तरफ, क्या वो वाकई गोहाना से इस तरफ आए थे। लेकिन हनीप्रीत 40 मिनट के दौरान लगातार परेशान थी, बात नहीं कर रही थी। और क्योंकि वो गुरुजी की बेटी थी, जैसा ये लोग कहते हैं कि वो उनके पिताजी की बेटी हुआ करती थी, लिहाजा डेरे का अनुयायी होने के चलते कि इनकी भी हिम्मत नहीं थी कि वो बार बार जाके हनीप्रीत से पूछ सके कि आखिर क्या समस्या है, क्या बात हो चुकी है। तो लिहाजा इन्होंने उस कमरे में ही हनीप्रीत को छोड़े रखा और जब फोन आने शुरू हुए उसके बाद ये लेके निकले। दीपक जी, अब राजू मैं एक सवाल और जानता हूं, मैं थोड़े सवाल जवाब आपसे कर लूं, फिर मैं
अमित के पास जाऊंगा। अमित हमें सिरसा से बताएंगे कि आज डेरे के अंदर कितने घंटे सर्च ऑपरेशन चला। हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि डेरे के अंदर से क्या क्या मिला। राजीव, एक छोटा सा सवाल है, थोड़े सवाल जवाब कर लेते ताकि जिन दर्शकों के मन में क्यूरियोसिटी है जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम आप रिकैप कर सके। यानी विपाशना ने मीडिया को झूठ बोला, उसने ये कहा कि हनीप्रीत कहां गई उसे कोई आइडिया नहीं है, जबकि वो खुद डायरेक्शन दे रही थी कि हनीप्रीत को ले लो। जी हाँ, लगातार अपने दर्शकों के लिए मैं यहाँ पर साफ कर देना चाहता हूँ दीपक जी कि हमारी ये खोज शुरू हुई थी एक दूसरी जगह से, जहां पर एक और शख्स जिसने भी अंडरटेकिंग में साइन किए थे उसके घर हम पहुंचे, ये तलाशते हुए कि क्या वो अपने घर पर है कि नहीं, क्या वो कहीं मिसिंग तो नहीं है। और वहां पर जाकर हमें पता चलता है कि वो घर पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है और उस घर में कोई नहीं है। उसके रिलेटिव से बात की तो उन्होंने कहा कि इसका कोई पता नहीं है ये कहाँ है। इसी अंदेशे में जब हम दूसरी जगह पर पहुंचे और इस शख्स के बारे में जानने के लिए कि क्या ये यहाँ है कि नहीं है, तो हमारे मन में भी तमाम सवाल थे कि क्या ये लापता तो नहीं है, क्या कोई इसके साथ अनहोनी तो नहीं हो रखी, क्योंकि पहले वाले के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया था। हालांकि जब हम सड़क से लेकर गली तक इसके घर तक गए तो हमें यह पता जरूर चल गया कि ये अपने घर में मौजूद है, तो एक राहत जरूर मिली कि ये ठीक है, सेफ है। और जब इसके पास हम पहुंचे तो शुरुआत में ये हम पर ही नाराज हो गया कि इसको हमसे बात करने में या टीवी पर आने में इसको खतरा हो सकता है, इसको बिला वजह की परेशानी झेलनी पड़ रही है, पुलिस सर्च के तौर पर इसको परेशान कर रही है या इससे जानकारियां तमाम चाहती है। लेकिन कुछ देर संयत होने के बाद इसने सिलसिलेवार हमें वो सारा बताना शुरू किया, जिसमें इसने साफ किया कि शाम का वक्त था जिस दिन रोहतक लाया गया था राम रहीम को, और उसके साथ यहाँ पर हनीप्रीत भी वहां पर थी। ठीक है। तो इसके पास फोन आया शाम के वक्त, 7 बजे का वक्त होगा, और इसका साफ कहना है कि वो डेरे की संचालिका विपशना थी। विपशना ने इसको बोला था कि आप हनीप्रीत को लेकर आइए। उसने ये भी बताया कि डेरे की एक मैगजीन आती है सच्ची शिक्षा। कैसी शिक्षा देता था ये राम रहीम, जो कहता था सच्ची शिक्षा लो, और विपशना ने साफ साफ झूठ बोला हमारे कैमरे पर, वरुण के पास, अमित के पास। बताइए राजीव। जी हाँ, वरुण के साथ 25 तारीख को विपशना ने यह कहा कि मैं उसके बाद से हनीप्रीत के संपर्क में नहीं आई। लेकिन जब इस शख्स के पास हम बैठे और इस शख्स ने पूरी कहानी बतानी शुरू की तो सवाल हमारे भी मन में थे। थोड़ी देर के लिए तो दीपक जी मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मैं सवाल सही पूछ रहा हूं कि नहीं पूछ रहा हूं, या जो जवाब एक शख्स देना चाहता है परेशानी के चलते यह गलत दे रहा है। लेकिन लगातार जब इसने अपनी बात को दोहराया, लगातार इसने अपनी बात को कहा, तो एक बात तो साफ हो गई कि ये शख्स जो कि डेरे का इतने साल से अनुयायी था, इसके पास किसी का भी फोन आ जाए तो ये इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। घर में मातम की स्थिति है और कोई शख्स किसी के भी कहने पर अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चला जाए एक ऐसे वक्त, एक इतने समय के लिए जितने समय उसका घर में रहना जरूरी है, ये यूं ही नहीं हो सकता। लिहाजा किसी बड़े ही शख्सियत का फोन आया था और उसका नाम इसने साफ किया कि वो विपशना है। तो दो चीजें हैं जो कि इस बात पर सवाल जरूर उठाती हैं कि शायद अब पुलिस को 2-3 सवाल और करने की जरूरत है। शायद अब पुलिस को कुछ क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत है कि अगर बातों को छुपाया गया, बातों को किनारे किया गया, तो किस लिहाज से और किसके लिए किनारे किया जा रहा था। और हनीप्रीत अगर इस शख्स से ये कह के गई है, वो लोग ये कह के गए हैं कि हिसार की तरफ जा रहे हैं, तो हनीप्रीत के सूत्रों के मुताबिक जो लोकेशन है वो दिल्ली के पास क्यों है, या फिर हिसार ही गए या वहां से कहीं और के लिए चले गए। तो कई सवाल हैं जिस पर घूम फिर कर यही लब्बो-लुआब निकल कर आता है कि डेरे की वर्तमान संचालिका को शायद बहुत कुछ ऐसा पता है जो पुलिस को नहीं पता, बहुत कुछ ऐसा पता है जो जरूरत से ज्यादा है और अभी भी छुपाए हुए हैं। अभी भी छुपाए हुए हैं डेरे के संचालिका। सीधे चलते हैं अमित भारद्वाज के पास। अमित, साफ साफ विपशना ने झूठ बोला है। विपशना लगातार सरकार से बात कर रही है कि डेरे का सर्च ऑपरेशन कब होगा, जबकि पहले दिन यानी 25 तारीख को हाईकोर्ट ने कह दिया था कि डेरे की सभी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाए और अटैच करने के साथ साथ इससे ही जुर्माना वसूला जाए। लेकिन यह सर्च शुरू हुआ क्योंकि सरकार ने कोर्ट कमिश्नर मांगा। यह सर्च शुरू हुआ आज यानी 14 दिन के बाद। फिर भी क्या मिल पाया है अभी तक, क्या क्या जानकारी, हम उसके एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको।
देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात, आज सुबह जब 7 बजे पूरी टीमें यहां पर पहुंच गई और उसके बाद 9 बजे उन्होंने पूरा सर्च ऑपरेशन जारी किया, तो उन्होंने 10 सेक्टर में जो है पूरे क्षेत्र को बांट दिया और उसमें 3 सेक्टर जहां बाबा की सबसे ज्यादा मौजूदगी थी वहां पर पहले सर्च किया। 2 कमरों को उन्होंने सर्च किया और उसके बाद उसको सील कर दिया गया और सील करने के बाद एक कमरा और रखा जिसमें और एविडेंस जो थे वो जुटाए जा रहे थे, वहां पे खोले जा रही थी और चीजें। सबसे पहले उनको एक दीवार मिली, जो दीवार नहीं थी वो एक रैक था, 29 खानों का एक रैक था। उस रैक में पूरी सारा सामान था, उसमें डिजाइनर कपड़े थे, 3000 डिजाइनर कपड़े, उसमें पगड़ियां थी, उसमें अच्छे ढंग की टोपियां थी, उसके साथ साथ जवाहरात और जो चेनें अंगूठियां जो है उसमें मिली हैं और इसके साथ साथ ही उसके डिजाइनर जूते, 1500 जोड़ी डिजाइनर जूते थे, डिजाइनर कपड़े थे, काफी महंगे जो हैं ये कपड़े थे। सारी पोशाकें काफी महंगी सिली जाती थी और ये कपड़े सब बाबा राम रहीम पहनता था, इतने डिजाइनर कपड़े। और इसके साथ ही जिस तरह से हमने पहले भी इस बात का खुलासा किया था कि राम रहीम कुछ दवाइयां लेता था, तो उसमें भी बिना लेबल के कुछ ऐसी बॉटल्स मिली है दवाइयों की जो वहां पर मौजूद थी, उनको भी जो है वो ले लिया गया है अपने कब्जे में। और उसके बाद जब जेसीबी यहां पर पहुंची है, कई तरह की जो सवाल उठ रहे थे और पहले भी आपके माध्यम से भी हमने कई बार सवाल उठाया कि डेरे के अंदर ऐसा क्या होता कि लोग गायब हो जाते हैं, उन पे कितने सारे इल्जाम लगे, उसको लेकर भी जो है वो सारी चीजें सर्च हो रही हैं। और अब जो निकल के आया है, अभी जो 3 सेक्टर में जो पूरी सर्च हुई उसके दौरान 5 बच्चे भी मिले, 2 नाबालिग थे और 3 नाबालिग थे और 2 बालिग थे। ये सब बच्चे जो है वो चाइल्ड वेलफेयर को सौंप दी गए हैं। उसके बाद भी अभी सर्च जारी है, वो कल कंटिन्यू होगी। आज 7:30 बजे तक पूरी सर्च जो थी वो चलाई गई, उसके बाद टीमों को थोड़ा रिलैक्स किया गया और सुबह फिर 7 बजे से यह पूरी सर्च चलेगी और उसमें अगले सेक्टर्स जो बच गए हैं, जो अगले सेक्टर्स जहां पर अभी खोजा जाना है, तो काफी सारी चीजें मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अब तक डेरे की कोई सर्च नहीं की गई थी, क्योंकि डेरे में घुसना ही बहुत मुश्किल था। लेकिन अब कई सारे तथ्य, कई सारे सवालों का जवाब ये पूरी सर्च देगी। अगले 3 दिन तक, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, अगले 3 दिन तक जो है ये सर्च चलेगी और इन सर्च में काफी सारे सवालों का जवाब मिलेगा और काफी सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने पहले भी की, आपके माध्यम से भी आपने भी उठाई, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या अंदर लोगों को दबा दिया जाता था मारने के बाद? क्या उनके शवों पे सिर्फ पिताजी के नाम से जाने वाला ये गुरमीत राम रहीम, डेरा का सच्चा सौदा का चीफ, ये उनके ऊपर मालिकाना हक रखता था? क्या वहां वाकई ही कुछ लोगों की लाशें दबी हैं जिनके ऊपर पेड़ लगा दिए गए, उनको उखाड़ा जाएगा? उनमें से सारे तथ्य बाहर निकल के आएंगे और अब ये सर्च होना बहुत जरूरी थी। एक अहम फैसला था कि इसको सर्च करने का और AK पवार की जो पूरी टीम है यहां पर सर्च कर रही है, बहुत ज्यादा जो है पुख्ता सबूत उनको मिलने के पूरे आसार हैं और आज भी उनके साथ काफी सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि पहले नहीं उनको मालूम थी। अंदर जाके काफी सारी चीजें उनको मिली हैं और ये एक पक्का पुख्ता एविडेंस साबित होगा। जी दीपक जी, पुख्ता एविडेंस साबित होगा, लेकिन 14 दिन बाद ये सर्च हुई है, 14 दिन लेट सर्च हुई है, क्योंकि सरकार ने कोर्ट कमिश्नर मांगा था और कोर्ट कमिश्नर ने आज की तारीख दी थी कि आज डेरे के अंदर जाया जाएगा। बाकायदा 41 कंपनियां तैनात की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की 4 जिले की पुलिस लगी थी और साथ ही साथ सेना के 4 कॉलम लगे थे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये सर्च ऑपरेशन रहा होगा। और 800, 900, पता नहीं कितनी बातें, एकड़ की बात होती है, कोई बता 1000 एकड़ है, लेकिन कम से कम 700 एकड़ वो जगह जरूर है। अमित, मैं अब ये जानना चाहता हूं कि राजीव ने आज जिस रहस्यमय शख्स को ढूंढा है, जिसकी लोकेशन, जिसका नाम, जिसकी बाकी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करना चाहते क्योंकि उसे खुद डर है, वो हमसे बात नहीं करना चाहता था, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस रहस्यमय शख्स का क्या इंपॉर्टेंस है और हनीप्रीत इस केस में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन गई है? देखिए, हनीप्रीत के यहाँ आने के बाद यहाँ 3 धड़े बन गए थे, जो हमारे पूरे सूत्रों ने बताया, जो विश्वसनीय सूत्रों, यहाँ 3 धड़े बन गए थे। हनीप्रीत को 2 धड़े बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और एक हनीप्रीत का धड़ा था। उनको ये लगता था कि जो गद्दी है अब हनीप्रीत को मिल जाएगी और बाकी लोग जो है से वंचित रह जाएंगे, जो इतने सालों से जुड़े हैं। और हनीप्रीत एकदम से पिक्चर में नहीं, धीरे धीरे वो एकदम से पिक्चर में आ गई और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जगह रखती थी वो डेरे में। बाबा गुरमीत राम रहीम जो बलात्कारी बाबा है, उसके बाद हनीप्रीत की ही सारी चीजें जो है वो चलती थी, उसी की सोच होती थी, उसी का कॉन्सेप्ट होता था। हर एक कॉन्सेप्ट में हनीप्रीत को आगे रखा जाता था। तो हनीप्रीत
हनीप्रीत को ज्यादा सुना जा रहा था, जिससे अगले 2 धड़ों में काफी ज्यादा हलचल थी। उनको लगता था कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। हनीप्रीत से कई सारे लोगों को काफी ज्यादा जो है तकलीफ भी होने लग गई थी, तो वो धड़े बन गए थे जिनको इकट्ठा करने की कोशिश की जाती। और एक बात और है, भूपिंदर सिंह गोरा ने जिस तरह से खुलासा किया था सारी चीजों का कि किस तरह से वो कितने उनके क्लोज रिलेटिव थे, उनके साथ रहे, लेकिन जब उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू की, जब उनको लगा कि हनीप्रीत के आने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा है जो कि इस डेरे की मान मर्यादा पर लांछन लगा सकता है, और वैसा ही हुआ। आपने देखा किस तरह से चीजें बदलती रही, किस तरह से लोगों का विश्वास जो है वो डगमगाता रहा, और अब देखिए किस हालात में पहुंच गए हैं गुरमीत राम रहीम और उनके अनुयायी भी हैं, जो अभी जिस तरह से राजीव जी ने वहां पर काम किया, मेरे साथ वरुण जैन थे, उन्होंने वहां जाके काम किया, सारी चीजें पुख्ता सबूत वहां से उठाए, नई इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन इंडिया न्यूज पे पहले पहुंचती रही, तस्वीरें आज सबसे पहले पहुंची जो हमारे मोबाइल फोनों में अभी भी मौजूद हैं, इतनी जल्दी अपने चैनल तक पहुंचा दी गई, पूरी मेहनत से उन्होंने काम किया, तो उसमें सारी चीजें साफ है। भूपिंदर सिंह गोरा से आपने भी बात की, मैं एक आखिरी चीज चाहूंगा, बड़ा संक्षेप में जवाब दें। मैं एक आखिरी चीज चाहूंगा अमित, आप बड़ा संक्षेप में जवाब दें कि आखिरकार डेरे ने हनीप्रीत को लेकर झूठ क्यों बोला? यानी डेरे ने कई जानकारियां दी नहीं है, यानी डेरे ने बहुत कुछ पुलिस से भी छुपाया है, और यह भी अभी साफ नहीं हुआ है कि हनीप्रीत को आखिरकार हेलीकॉप्टर में पंचकुला से कौन लेकर आया जेल तक। जी बिल्कुल, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं, लेकिन हनीप्रीत जो है, हनीप्रीत के पीछे कुछ धड़े पड़ गए थे, उनको वो पसंद नहीं थी, और हनीप्रीत के जो अपने लोग थे वो काफी क्लोज हो गए थे राम रहीम के, और उसको छुपाया जा रहा था क्योंकि हनीप्रीत इस समय कीवर्ड है। इस पासवर्ड को खोलने का, गुरमीत राम रहीम की पूरी मिस्ट्री, इस डेरे की पूरी मिस्ट्री, उसका कीवर्ड वही है, उसका पासकोड वही है, उसको ढूंढना जरूरी है, उसको खोजना जरूरी है, क्योंकि उसके मिलने के बाद काफी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि सारा डेटा भी मैं जी बिल्कुल। अमित, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, राजीव भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, सुपरफास्ट भी देखेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि वो रहस्यमय शख्स, वो गवाह जिसने आखिरी बार हनीप्रीत को 25 तारीख को देखा रात लगभग 11 बजे के आसपास, जिन्हें हनीप्रीत को एक इनोवा गाड़ी में पहुंचाया, वो आज इंडिया न्यूज पर बोल रहा है, डेरे और विपाशना की पोल खोल रहा है, जो ये कहती थी कि उसका हनीप्रीत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि डेरे की संचालिका ने ही हनीप्रीत को भगवाया था, गाड़ी भेजी थी और उसके भागने को लेकर